एडमिशन पीएचडी स्कॉलर्स के होते ही जा रहे हैं, तो हम लोग का प्लेसमेंट की यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। और इसके लिए मैं क्या सोचा हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट में हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो कि प्लेसमेंट सेल में अपना एक इन्वॉल्वमेंट दे। दूसरा पॉइंट है कि लाइब्रेरी 24/7 फैसिलिटी होना चाहिए, जो कि एक आईआईटी की बेसिक नीड्स है, जो कि यहाँ पर एकदम होना ही होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता कि मैं जसपुर हॉस्टल का हूँ और खाने की शिकायत सभी सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटीजेंसी। आप जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉन कंज्यूमेबल आइटम जैसे कि लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड बुक्स, जो कि पीएचडी कॉलेज की एक बेसिक नीड्स होती है, जो कि एक कंटीजेंसी में वो इंक्लूड होना चाहिए। और एक छोटी सी रिक्वायरमेंट, वॉशिंग मशीन फैसिलिटी हर एक हॉस्टल में व्यवस्था होना चाहिए। और हमारे कुछ दोस्तों की शिकायत है कि समर में उनको कूलर की व्यवस्था होना चाहिए। इनके लिए क्या मैं कर सकता हूँ, मैं हायर अथॉरिटी को ये अपना बात रख सकता हूँ। ठीक है, आप कूलर की व्यवस्था उनको रखने दीजिए एट मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि लड़कियों को लैब वर्क करना होता है, तो उन लोगों के ये एंट्री में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। और कुछ एक छोटी सी पॉइंट है, वो भी फुलफिल होना चाहिए, जो कि आप सभी को पता है रूबी हॉस्टल और रोजिनी हॉस्टल के पास प्रिंटिंग व्यवस्था नहीं है। और मैं ये सोच रही है अपनी व्यवस्था हुआ क्यों नहीं, एक बेसिक नीड्स है, ये होना ही होना चाहिए। हमारे क्लास की लड़कियां, उन लोगों के लिए ब्यूटी सैलून की व्यवस्था होना चाहिए। आप सभी को पता है कि हम लोग के पास ऐसा व्यवस्था है, कम से कम रूबी हॉस्टल और रोजिनी हॉस्टल के अंदर ये व्यवस्था होना चाहिए। एक छोटा पॉइंट मैं इंटरनेशनल हॉस्टल की बोलना चाहता हूँ। उन लोगों का शिकायत है कि उन लोगों का सेपरेट किचन नहीं है, तो मेरा एक डिमांड एक सेपरेट किचन और एटलीस्ट देयर इज फैसिलिटी ऑफ हॉट फूड शुड बी देयर इन द इंटरनेशनल हॉस्टल। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पता हो, अभी राइट नाउ आई एम ए मेंटेनेंस सेक्रेटरी ऑफ जसपुर हॉस्टल। इससे पहले मैं 2 मंथ में सेक्रेटरी रह चुका हूँ। और वहाँ पे ये मेस सेंटर कमेटी में क्यों बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने वहाँ नोटिस किया कि ब्रेकफास्ट में रेगुलर ब्रेकफास्ट एंड ये मिल्क में अल्टरनेट है, जो कि ये एकदम ही होना चाहिए।
आपके लिए दूध भी रेगुलर जरूरी है, आपके लिए रेगुलर ब्रेकफास्ट भी जरूरी है। ये पता नहीं है क्यों हो रहा है। अब हमेशा करता है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मेस मैनेजर से बात करता हूँ तो वो फुसलाने की कोशिश करते थे, तो मैं डायरेक्ट मेरी बात करता हूँ। सबसे जरूरी बात शायद आपको पता हो, आप सभी को पता हो, पहले ये जसपर अपॉइंटमेंट जो ज्वाइन करता है वहां पर बाहर कचरे रहते थे, जो कि अभी नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वो दो MIS कंप्लेंट मैंने ही किया था। और ये कंप्लेंट ये मैं 2 दिन पहले नहीं किया हूँ, ये मैं कंप्लेंट 10 फरवरी या 11 फरवरी को किया हूँ, क्योंकि वो क्लीन है। आप सभी को शायद दिख रहा होगा, क्योंकि वो क्लीन है। और मैं हाँ, हमारे जसपुर में बहुत का शिकायत था कि प्लेट्स वगैरह कॉरिडोर में कुछ ज्यादा ही बिखरे रहते थे, जो कि कुत्ते वगैरह उसमें चाट तभी दर्द कर देते थे। हो गया क्या? कॉरिडोर में प्लेट्स में ज्यादा ही बिखरे रहते थे, इसके रिगार्डिंग में मेस मैनेजर से बात किया तो रेगुलर वहां से उठाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं क्या ऑब्जर्व किया कि वहां पर स्वीपर लोग खाना खाते थे आफ्टर लंच एंड ब्रेकफास्ट। तो वहाँ मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप वो प्लेट्स आप मेरे से पहुँचा दें, तो वो बोले कि सर ये मेरा ड्यूटी नहीं है। तो आप जो खाना खा रहे, आप जो फ्री में खाना खा रहे हैं वो भी तो आपका ड्यूटी नहीं है। तो मैंने मेस मैनेजर को बोला कि आप उनका खाना रोक दीजिए 2-3 दिन के लिए। मैं सुपरवाइजर जो कि यहाँ रंजीत है, उनसे बात किया कि प्लेट का आप उठाने की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने बोले सर वहाँ पर तो उनका खाना रुक गया। तो मैंने बोला खाना मैं स्टार्ट कर दूंगा, प्लेट उठाना काम कर दीजिए। तो आज मैं आपको सीधा ठोक के बोला जाता हूँ क्या 22 जुलाई 2023 को। तो मैंने देखा कि मेज के पास कहीं हैंड वॉश बॉक्स नहीं था हाथ धोने के लिए। और ये मैं कहना चाहूँगा मेरे कारण लगा। अभी चीफ वार्डन से डायरेक्ट वो भी बोलते हैं कि जो भी हैंड वॉश बॉक्स लगे वो सोनू कुमार के कारण लगा, जो जसपुर स्टूडेंट का एक प्रेसिडेंट है। And my dear juniors, my name is Hemant Priyadarshi. I am a second year PhD student. I am a second year PhD student. मैं इस बार सीनेट इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ और अभी लास्ट ईयर जो हमारे सीनेट्स थे उन्होंने जो काम किए हैं वो मैं पहले बताना चाहूँगा और जो भी काम रह गए हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं ये बताऊँगा कि सीनेट्स ने जो पहले रह चुके हैं उन्होंने क्या काम किया। जैसे कि आशीष सर हैं, स्वयं है और गौरव है, तो उन्होंने सबसे पहला काम था जैसे कि 2 टाइम बायोमेट्रिक्स था। तो हम लोग को दोनों टाइम बायोमेट्रिक लगाने पड़ते थे, जो कि बहुत इसके लिए हमने पहले
डायरेक्टर ने कोई सुना नहीं। उसके बाद फिर हमने प्रोटेस्ट किया डायरेक्टर ऑफिस के जस्ट सामने। हमने 3 आवर्स तक अपने क्लास छोड़ के वेट किया, तब जाके ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 टाइम बायोमेट्रिक। उसके बाद जैसे फेलोशिप हाइक की बात करते हैं, हम फेलोशिप बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमारे स्वयं जो है और बाकी सारे जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने मिलके और पीसफुल प्रोटेस्ट किया फेलोशिप हाइक के लिए, और उस मुद्दा को सीनेट में ले गया, जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये मुद्दा था कि हमें फेलोशिप बढ़ाना है। उसके बाद आता है HRA, उसके बाद आता है मेरिट स्कॉलर के HRA बहुत कभी दिया नहीं गया था मेरिट स्कॉलर्स को, तो उसके लिए आवाज उठाया हम लोग रिसर्च स्कॉलर ने, और सीनेट में ये जाके मीटिंग में हुआ कि मेरिट स्कॉलर को एटलीस्ट HRA मिलना चाहिए। ये सब काम हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। अब जो काम हमें करना है, जो हमें अब काम करना है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे सीनियर्स जब थीसिस सबमिट करते हैं, तो थीसिस सबमिट करने के बाद उन्हें हॉस्टल में स्टे नहीं करने दिया जाता है। 200 रुपीज पर डे उनसे लिया जाता है, जो कि बहुत सही नहीं है कि इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे कि वो एटलीस्ट नहीं लिया जाए। उसके बाद मेरा जो दूसरा है ये प्लेसमेंट सेल का है। अभी रिसेंटली फिटजी आई थी कैंपस में ओनली फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आई थी, और उसका पैकेज था 10 लाख पर एनम टू 2.5 करोड़ पर एनम। लेकिन हम कोई रिसर्च स्कॉलर्स को ये पता नहीं चला कि कब आई और कब निकल गई। तो हम ये चाहेंगे कि हर डिपार्टमेंट से प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, जो कि इसको सॉल्व कर सके। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स का मेन एम है जॉब, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है मैरिड स्कॉलर्स का इनसाइड कैंपस एकोमोडेशन। यहाँ पे बहुत मैरिड स्कॉलर होंगे जिनको इनसाइड कैंपस एकोमोडेशन के लिए कम से कम 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल यहाँ पे लिस्ट आता है जो 5th ईयर में चले जाते हैं, मात्र 1 से 2 लोगों को ये फ्लैट प्रोवाइड किया जाता है। क्या तो मैरिड स्कॉलर्स को मतलब क्या इनसाइड कैंपस उनको ये फैसिलिटी मिलना चाहिए। उसके बाद मेरा है मुद्दा जो CRF में जो हमें फैसिलिटी मिलती है टेस्टिंग के लिए, CRF में जो टेस्टिंग के लिए फैसिलिटी मिलती है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। एक XRD टेस्ट करते हैं हम लोग तो 1350 रुपये लगता है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो इनसाइड कैंपस स्टूडेंट के लिए थोड़ा कम होना चाहिए, एटलीस्ट 50% कम होना चाहिए। अब बात हम करते हैं कंटीजेंसी का। तो कंटीजेंसी में यहाँ कंज्यूमेबल आइटम ही सिर्फ हमें देते हैं, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स अलाउ नहीं है, जबकि नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हमें चाहिए, खासकर पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक वेइंग मशीन हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं और कंटीजेंसी लिंक होना चाहिए MIS से कि हमने कितने पैसे खर्च किए हैं और कितने अवेलेबल है हमारे पास, ये चीज अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा ये, उसके बाद है हमारा लीव का, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा है रिसर्च स्कॉलर के लिए लीव का। अगर हम घर गए और हमें अर्जेंट और 2 डेज का लीव लेना है तो फिर ये मुश्किल होता है। तो इसको क्या किया जाए कि पेरेंट पोर्टल से एसेस किया जाए, इससे हम लीव ले सकते। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मेस से रिलेटेड। अभी मैं HEC मेंबर हूँ सफायर हॉस्टल के, और जो ये मेस मेन्यू डिसाइड हुआ है वो पहले सीनेटर्स के द्वारा किया गया है।
जब हम मेस मेन्यू को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ओनली 30% आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाकी सीनेटर्स जो बना दिए हैं वही है। और जो हमारा पर डे का प्राइस है मेस का, वो 110 रुपये से 128 रुपये हो गए, लेकिन मेस का जो हमारा फूड का क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि हमारा जो मेस मेनू है वो हॉस्टल वाइज अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको भी करना होगा। और ये पानी का भी मुद्दा है कि ये कैंपस पूरा आरओ फ्री है, आरओ है ही नहीं यहाँ पे, कहीं कैंपस में आरओ नहीं है। पानी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस किए हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे जैसपर में, तो 2 महीने तक हम लोग तबीयत खराब रहा था पानी की वजह से। तो अभी तक ये सॉल्यूशन नहीं हुआ है पानी का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे जो डे स्कॉलर है, जो बाइक से आते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता है कैंपस के अंदर। उनको रॉक गार्डन में बाइक को लगाना पड़ता है, फिर पैदल आना पड़ता है। जबकि सारे एम्प्लॉय हैं उनको स्टिकर प्रोवाइड किया गया है। तो हम चाहेंगे कि जो भी डे स्कॉलर है उनको स्टिकर दिया जाए। और उसके बाद हमारा जो हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो आउटसाइड इंडिया अगर हम जाना चाहते हैं तो फुल स्पॉन्सरशिप होना चाहिए फॉर फर्स्ट टाइम और 50% स्पॉन्सर होना चाहिए फॉर सेकेंड टाइम, ताकि हम टॉप QS रैंकिंग 200 से हम कोलैबोरेट कर सके और वहां के रिसर्च एनवायरनमेंट को समझ सके। ये सब सारे काम है जो हम लोग को करना है एज ए सीनेट। चलिए, आप सबको तो मेरा नाम पता है। मेरा नाम स्वयं है। मैं एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं पिछली बार भी सीनेट मेंबर था और इस बार भी सीनेट मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो जैसा कि अभी हमारे 2 कंटेस्टेंट्स ने कई सारी बातें कही, सबके वादे हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो मैं शुरुआत अपने ना वादों से करूंगा ना हमने काम किया उससे करूंगा, मैं रियलिटी से करूंगा। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी चीज होता है या कोई भी रूल इंप्लीमेंट होता है, इसके लिए एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट बॉडी, इन तीनों का कोलैबोरेशन, इन तीनों का कनेक्शन और इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पिछले बार भी देखा, 1 साल से मैंने देखा है कई चीज़ों को, हमने कई सारे पॉइंट्स रखे हैं, मैं बताऊंगा हमने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं, उनमें क्या क्या इंप्लीमेंट हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो पॉइंट रखें, हमने अपने मैनिफेस्टो में, जैसा मैंने देखा हमारे कई सारे साथियों ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक्स के हाथ में नहीं है इम्प्लीमेंट कर पाना। तो जो चीज़ें रहेंगी वो ग्राउंड पे वही चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछली बार हम लोगों ने क्या पॉइंट्स रखे थे। क्योंकि पिछले बार मैं, कुंवर गौरव और आशीष सर, हम तीनों सीनेट मेंबर थे PhD के थ्रू और PhD के रिप्रेजेंटेटिव थे। और जो मेरा पहला मोटिव था पिछले बार का, जो मैंने पिछले बार अपने स्पीच में भी कहा था कि PhD का रिप्रेजेंटेशन तो हमारे सीनेट में है और हमारे इंस्टीट्यूट में है, लेकिन PhD की पहचान नहीं थी। PhD को लोग नहीं जानते थे। जो इस बार अगर आप PhD की बात करें तो PhD का वजन इतना बढ़ गया है जो हमारे लिए कामयाबी है, हम सबके लिए कामयाबी है। तो और जो भी साथी 3 साथी इलेक्ट होके आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि तीनों के तीनों साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे की साथ मिलकर काम करें।
पहला जो था वो था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पिछले बार मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट से कई बार उन लोगों से बातें करी, तो उनका मुद्दा था कि उन लोगों के जब वह एडमिशन लेते हैं तो उनको बोला जाता है कि उनके लिए एक सेपरेट किचन की व्यवस्था है जो इंस्टीट्यूट में उनके हॉस्टल्स में नहीं है। तो हमने ये मुद्दे को सीनेट में रखा और ये मुद्दा आगे भी गया और इस पर काम अभी चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक सेपरेट किचन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने अपने पिछले मुद्दे में भी रखा था और पिछले सीनेट मीटिंग में भी रखा था कि जो मेरिट जो जितने भी हमारी फीमेल स्कॉलर्स हैं, क्योंकि मेल स्कॉलर्स को 24/7 लैब एक्सेस है लेकिन फीमेल स्कॉलर्स को 12 बजे के बाद अलाउड नहीं है। और वो 12 बजे के बाद अलाउ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक मेल स्कॉलर को जरूरत है कि वो रात में काम करके अपने रिसर्च को पूरा कर रहा है तो एक फीमेल स्कॉलर को भी उतनी ही नीड है। तो दैट शुड बी वन ऑफ माई प्रायोरिटी। और चूंकि ये पूरा हो नहीं पाया लेकिन हमने अपने एजेंडा में रखा था, पिछले बार सीनेट मीटिंग में भी रखा था, लेकिन ये अभी तक इस पर काम हो नहीं पाया है। और कंटीजेंसी अमाउंट की अगर बात करें तो मैंने जो हमारे FNA के जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उनसे हमने बात करी तो कंटीजेंसी अमाउंट बढ़ाने के लिए वो अभी कुछ दिनों बाद वो मीटिंग रखेंगे, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूशन मैंने IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली का उनको रेफरेंस देकर बोला कि ये इनके यहाँ की कंटीजेंसी बढ़ी हुई है और कई अच्छे अमाउंट्स उनको मिल रहे हैं। तो मैंने ये कोशिश करी कि उन लोगों के रेफरेंस को लाते हुए बात की जाए, तो उन्होंने बोला है कि मीटिंग रखेंगे और ये उम्मीद है कि मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स नेक्स्ट सीनेट मीटिंग में बात रखते हुए, क्योंकि इसके लिए फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है और जो बजट है उसमें से हमारे कंटीजेंसी अमाउंट को निकालना होता है। तो वो किस तरीके एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से उसको एडजस्ट हमारे लिए लाएंगे, तो इस पर बात चल रही है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग को जाने की बात और उसको फंडिंग करने के बाद, ये बात बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जैसे पिछले बार भी आशीष सर थे, गौरव थे, हम लोगों ने बात करी कि इस बारे में कि हमें जैसे अभी अगर हम US जाते हैं तो हमें 50,000 रुपये मिलेंगे। वो भी क्राइटेरिया है कि आपको 3rd ईयर में आ जाना है, उसके बाद ही जा सकते हैं। अगर एक बच्चा या अगर एक रिसर्च स्कॉलर जो 2nd ईयर में कैपेबल है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने को, तो उनको अलाउ क्यों नहीं किया जाए? तो उनको अलाउ करने के लिए ये सारी चीज़ों को और उनके जो भी फंडिंग अवेलेबल्स हैं उनको बढ़ाने की डिमांड हम करेंगे। और अब अगर बात की जाए उपलब्धियों की, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार फेलोशिप हाइक हुआ है और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि फेलोशिप हाइक का पहला कॉल IIT धनबाद ने ही दिया था, जो फरवरी 2023 को हुआ था। नहीं, हम सबने मिलकर दिया था, उसमें मैं अकेला नहीं था, मैं बोलूँगा सबने मिलकर दिया था। और मैं इस बार फोकस करने वाला हूँ, जो हमने पिछले बार ये फोकस किया, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। अगर हमारे स्टूडेंट्स अगर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर वो मार्केट में अगर आप सेल नहीं कर पा रहे हो, अगर वो पेटेंट भी ले ले रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जैसे कि पिछले बार इसी तर्ज पर काम करते हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक 22DR का बैचमेंट वो इंडस्ट्री में अभी जाके काम कर रहा है और अपने काम को वो इतने बखूबी से कर रहा है कि शायद यहाँ से PhD कंप्लीट करते के साथ उसे वहाँ प्लेसमेंट मिल जाए। तो इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन पे मैंने इस बार जोर देने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन और भी हमारा बने। और कुछ चीज़ें जो लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जैसे कि हमारे जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, जो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे पूरे कैंपस में आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक व्हील चेयर और एक ई-रिक्शा है। मैं कोशिश करूंगा, मैंने पिछले बार जैस्पर हॉस्टल के वार्डन से भी बात करी थी और इस बार भी मैं सीनेट में इस बात को रखूंगा कि हर एक हॉस्टल्स में एटलीस्ट 4 व्हील चेयर्स और ई-रिक्शा की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए। तो ये बहुत जरूरी है। अब जैसा कि बाकी लोगों ने लीव रूल्स को लेकर बात कर ही लिया है कि भाई अगर आप पेरेंट पोर्टल के थ्रू हम चाहें कर सकते हैं, तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको लगता होगा, एक है डॉग, जो कुत्तों की समस्या है, इस पर भी विचार किया जाएगा। कुत्तों की समस्या को
कैसे सुलझाया जाए ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन वो सुलझाने की कोशिश की जाएगी इस बार भी। तो चलो, आप लोगों को मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ जो शायद यहाँ बैठे सब लोग उस चीज को लेकर खुश हो सकते हैं कि जल्द ही हमारे सैक में एक नए जिम की शुरुआत होने जा रही है और जिम खुल रहा है। और उसमें हमारे जो पिछले सेनेटर थे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके लिए चलिए पता नहीं वो कौन सा जिम होगा या नहीं पता, लेकिन अच्छे में उसके लिए बजट अप्रूव हो चुका है और सामान की खरीदारी शुरू हो गई है। बिल्कुल आदित्य, तुम्हारा मतलब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था और इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। क्योंकि एक साल मैंने सीनेट में बिताया तो मैंने देखा मैनिफेस्टोज में मैंने भी पिछले बार बहुत सारी चीज़ें डाली थी, इस बार भी कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। क्या चीज़ें ज़मीन पर उतर सकती हैं, कौन सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर मैंने एक साल का एक्सपीरियंस लिया है तो मैं चाहूँगा जो चीज़ें बची हुई हैं उन चीज़ों को मैं फोर्स देकर फिर से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करूँगा। पिछली बार जो चीजें छूट गई थी उन सब चीजों को वापस से सबके सहयोग के साथ मैं चाहता हूं कि पूरा करूं। एनी फर्दर क्वेश्चंस? सर, जैसा कि सर आप मेंशन किए कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए व्हील चेयर होगा और ई रिक्शा होगा, तो सर कैसे इंश्योर करेंगे कि वो ई रिक्शा पर्सनल और गलत यूज ना हो? देखिए, नहीं ये जेन्युइन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब मैं जैस्पर के वार्डन से बात कर रहा था, चीफ वार्डन सर से, गोविंद मुर्मू सर से, तो बात उठी थी कि पर्सनल और कॉमन, तो वो जो व्हील चेयर रहेगा, मैं बता रहा हूँ व्हील चेयर विल बी देयर इन दी हॉस्टल ऑफिस और वो सारे हॉस्टल्स में मिनिमम 4 व्हील चेयर्स रखे जाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी एक हॉस्टल के नंबर पे कॉल करके आप उसे नीचे बुलवा सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बीटे के बच्चे को देखा था, उसका पैर टूटा हुआ था और व्हील चेयर हमारे हॉस्टल में जैस्पर में नहीं था और वो बच्चा लंगड़ाते हुए वो सीढ़ी उतर रहा है। अब आप बताओ वो कितनी बुरी बात है किसी एक बच्चे के लिए जिसका पैर टूटा हुआ है और वो ऐसे उतर रहा है। लिफ्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए और लिफ्ट सही नहीं थी, सबसे बड़ी बात लिफ्ट सही नहीं थी। बहुत बढ़िया। पिछले बार क्या हुआ था कि जो मीटिंग्स हुई थी हमारी वो बहुत लिमिटेड हुई थी, कुछ कारणों से मीटिंग्स बहुत कम हो पाए थे, तो चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कम हुआ था और जितने भी पॉइंट्स रखने की कोशिश की गई थी लोगों ने रखा था। तो इस बार जो अधूरी है उन चीज़ों को इसमें
उसमें से जितनी भी चीज़ें हैं सब जेन्युइन है, जो अगले बार पूरी होने के बहुत चांसेस हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस बार मीटिंग बहुत ज़्यादा हो। पिछली बार मीटिंग्स बहुत कम हुई थी, ये रीज़न है कि पिछली बार इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। 3 या 4 मीटिंग्स हुए थे पिछली बार। ये मीटिंग करना सीनेट के हाथ में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो सीनेट के कई लोग, चूंकि सबका रहना प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है, कई लोग अपने लैब वर्क में बिजी रहते हैं, कई लोग ऐसा है उनका एग्जाम्स रहते हैं, तो उस कारण से नहीं हो पाता है। तो इस बार कोशिश रहेगी कि जितने भी सीनेट मेंबर इलेक्ट होकर आए, हम सब हर एक महीने सीनेट मीटिंग करें और सीनेट मीटिंग के जो भी मुद्दे हैं और जो भी, जैसे कि पिछले बार जो भी मुद्दों को मैंने डिस्कस किया था, सारे मैंने रिसर्च स्कॉलर ग्रुप में डाल के लोगों से ओपिनियन लिया था, फिर डिस्कस किया था। तो इस बार सारी चीज़ें डिस्कस करने के पहले रिसर्च स्कॉलर ग्रुप में डाली जाए और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बाद भी रिसर्च स्कॉलर ग्रुप में डाला जाए। थैंक यू एवरीवन। Whatever the contingency amount we are getting, that is proportional to our fellowship amount, and the fellowship has already increased from 31 to 37. So it is a like chance, and we are talking contingency amount can be raised because it is individually for every IITs. Because in IIT Hyderabad you will get 50,000 contingency per year. Okay, thank you everyone. I am Pawan Prakash from Mechanical Engineering Department, and currently I am a contestant from Gymkhana Elections 2024. बड़ी बड़ी बातें बहुत हो चुकी, बातें वो हो जो हकीकत को साकार कर सके। मैं बातें वही करूंगा जो आपके और मेरे बीच में आई है और जिसे आपने आप उस प्रॉब्लम को आपने फेस करा है और मैं करेंटली फेस कर रहा हूं। और मुझे, मैं अपने पॉइंट्स को रखने से पहले आप सभी से कमिटेड करता हूं कि अगर आपने मुझे सीनेट में भेजा तो मैं क्या करूंगा वो मैं बताऊंगा नहीं, मैंने क्या किया ये आप मुझे बताएंगे। मेरे दोस्तों, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है और जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, वो सबसे पहली पॉइंट है मेरी फेलोशिप, मेरे
कुछ एमटेक के स्टूडेंट्स भी हैं, पीटी के स्टूडेंट्स भी हैं, वो हम लोग को सुनने आए हैं और शायद वो सुनकर कुछ सीखें हमसे, ताकि वही चीज़ को जहाँ भी जाए इम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आपके 1233 रुपीज कटते हैं वो आपके ना कटे। कंपनसेट का अगर हमारी डिपार्टमेंट ये फैसिलिटी नहीं देती है तो मैं चाहूंगा कि एमआईएस में, जो कि हमारे सुपरवाइजर के पास फैसिलिटी है, एमआईएस में ये फैसिलिटी दी जाए, एमआईएस में फैसिलिटी दी जाए कि मैं बैक जाकर उसे अपने लीव वैकेशन में कन्वर्ट करा सकूं। दूसरी पॉइंट मेरी ये है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं चाहता हूं हम सारे जो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए हैं, तो हम लोगों की 24 आवर नेट एक्सेस की जरूरत पड़ती है, 24 आवर लैब एक्सेस की जरूरत पड़ती है, जो हमारे यहाँ नेट तो है बट लैब नहीं है। लैब की फैसिलिटीज यहाँ पे Myself, Govind Chauhan. I am from Environmental Science and Engineering Department. I am in the PhD first year right now. आपने काफ़ी कुछ सुना हमारे सीनियर्स ने क्या काम किया है और क्या करेंगे। थोड़ा सा काफ़ी लग रहा है कि नेता टाइप की बातें हो रही हैं। एक तो IIT इंस्टीट्यूट है, ISM कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा IIT भी लगाइए उसके अंदर। थोड़ा सा प्रीमियम इंस्टीट्यूट के नेताओं की तरह रहिए तो ज्यादा मजा आता है। काफी कुछ चीजें हमारे सीनियर्स ने बता दी हैं, हालांकि सबके मैनिफेस्टो में काफी कुछ क्लियर लिखा हुआ है और दिख रहा है और काफी कुछ सिमिलर पॉइंट्स सब में झलक रहे हैं। तो ना हम ज्यादा टाइम लेंगे, हम कुछ पॉइंट्स को क्लियर करते जाएंगे इन शॉर्ट्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारी ये कि इंटरनेशनल फोरम्स और कंटीजेंसी ग्रांट्स के लिए बेसिकली कि हम लोग जब भी इंटरनेशनल या कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हैं तो सीनियर्स ने बताया कि बहुत फंड्स लगते हैं, कुछ परसेंट रिम्बर्समेंट होते हैं, तो सब बोल रहे हैं कि उसको कुछ परसेंट या 100% तक फुली रिम्बर्स करेंगे, जो कि पॉसिबल है तभी, लेकिन वो कुछ एक कायदे के अनुसार होता है। एक कॉलेज का भी एक नॉर्म्स है, हर कॉलेज का। कुछ NITs है, वारंगल है या NIT भोपाल देख लीजिए आप लोग, वहाँ पे 100% रिम्बर्समेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ का नॉर्म्स ही अलग है। तो पहले नॉर्म्स जब तक चेंज नहीं होंगे ना, तब तक कितना भी बातें कर लीजिए कि करे जाने। हाँ जी सर, एक मिनट मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। हाँ चलते रहेगा, क्वेश्चन यहाँ से बीच में पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सीट ज्यादा बढ़ गया, क्वेश्चन पहले आ रहा है। हालांकि ये नॉर्म्स जब कॉलेज के थे तो पक्का कोई सीनेटर ही स्टार्टिंग में सेट किया होगा, राइट? एग्जैक्टली। तो ऐसा क्या हुआ सर कि 10 साल से सीनेटर बन नहीं जा रहे? आई थिंक ये कॉलेज में जब से इलेक्शन हो रहा है तो ये बातें बार बार कही जा रही है, राइट? तो उसके सर पहले स्पीच होने दीजिए, क्योंकि मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर उसका इंटर रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, उसमें आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 10 मिनट से ज्यादा किसी का नहीं लूंगा। आपके अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूंगा, मैं इनके अकॉर्डिंग चलूंगा। तो देखिए सीनेटर्स का क्या हुआ ना, पहले तो नॉर्म सीनेटर्स नहीं बनाए, तो ऐसा क्या हो रहा है कि 10 साल से एक ही पॉइंट रखा जा रहा है कि सीनेटर चेंज करेंगे, तो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं, आप बताइए। जब 10 साल से एक ही बंदे को खड़ा करके जिताया जा रहा है, तो मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार एक ही पॉइंट से पता है सर होता क्या है ना, एज अ यंग स्टूडेंट मैं एक बात बोलता हूँ कि वहाँ पे पॉइंट्स को रखते हैं, लेकिन पता है पॉइंट्स को ना वैलिडिटी होता है, मजा नहीं देते, राइट?
राइट, तो उसके अगर हम लोगों को कुछ टेस्टिंग कराने रहते हैं तो हर एक जेटी जूनियर टेक्नीशियन लगा हुआ है, तो उनका भी एक शिफ्ट आवर बना हुआ है। अगर एक इक्विपमेंट्स पे बहुत सारे वर्कलोड पड़ जाता है, अगर बहुत सारे सैंपल देते तो वो हो नहीं पाता, तो 2-4 दिन डिले होता है, 2-4 दिन क्या महीना लग जाते हैं रिजल्ट मिलने में, राइट। तो हम एक ऐसा चीज पास ऑन करना चाहते हैं, नॉर्म्स एक कॉलेज को देना चाह रहे हैं सीनेटर्स के थ्रू। अगर मैं जीतूं या ना जीतूं, जो भी जीते, ये पॉइंट्स जरूर रखना आप लोग कि एटलीस्ट ने जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं सबको ट्रेनिंग दिया जाए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हर एक इंस्ट्रूमेंट में, सच दैट कि उन्हें एटलीस्ट नॉलेज हो उसमें और एटलीस्ट वो हैंडल कर सके। अगर इन केस अगर वो जूनियर टेक्नीशियन चला जाए तो वो इन नाइट वो खुद से उसका सैंपल्स का रिजल्ट निकाल सके, राइट। अगर ये बात अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द सीनेटर्स अगर ये बात रखें तो ज़्यादा इंप्लीमेंट करें, क्योंकि एक चीज़ और है, अगर आप बाहर पीडीएफ के लिए आते हैं पोस्ट डॉक फेलो के लिए, तो वहाँ कोई जूनियर टेक्नीशियन नहीं रहता है और वहाँ आपको कोई सिखाएगा नहीं, तो एटलीस्ट यार यहाँ से सीख के निकलो तो ज़्यादा बेटर ऑफ छोटी मोटी चीजें तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कैंपस में सिक्योरिटी इशू, साइकिल चोरी होना, फिर से वाईफाई फैसिलिटी, ये तो रोज बोलते हैं, रोज होता है। मेस सेक्रेटरी भी रोज आ रहे हैं, खाना अच्छा दो, 4 दिन अच्छा रहेगा, खराब रहेगा। एक सेंट्रल मेस फैसिलिटी बनना चाहिए, लेकिन एक पनिशमेंट भी होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है कोई भी काम तो उसे पनिश किया जाए बाई एनी हाउ और बाई एनी क्लिक। आप नहीं स्टाइपेंड काटेंगे तो वो लोग तो और खराब करेंगे, या तो वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे या तो खराब करेंगे। तो बेटर है कि थोड़ा सा इसका रिजल्ट आप लोग खुद दीजिएगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो ये पॉइंट रखूंगा, लेकिन एज ए सीनेटर्स वहाँ बहुत सारे सीनियर्स भी रहेंगे, बहुत बीटेक्स भी रहेंगे, एमटेक्स भी रहेंगे। तो आई थिंक अगर हर तरह के लोग वहाँ प्रेजेंट हो ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस सीनियर्स की वैल्यू दी जा रही है वहाँ पे, बातों का बीटेक्स को जोड़ नहीं दिया जाए, क्योंकि यंगर्स अगर सोच रहे हैं तो वो ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करेगा। और आप सीनियर्स ने बोला टाइमिंग इशू, ठीक है, टाइमिंग इशू यहाँ पे जो 10 बजे है ना, आई थिंक जो लोकल्स है यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि हर एक कॉलेज का एक टाइम इशू क्यों वैसा रखा जाता है, क्योंकि लोकेलिटी देख के रखा जाता है। कहीं कहीं कॉलेजेस के बाहर में कुछ चीज़ें सही नहीं होती है, बाहर के लोग कहीं सही नहीं है, आप लड़ोगे तो आपको नुकसान है। तो अगर 12 बजे रखोगे तो 12 बजे आप देख लो, अगर फिजिबल है 12 बजे तो रख तो दोगे, लेकिन नुकसान आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, जो कि एज यू नो हिस्ट्री अगर देखा जाए धनबाद और बासेपुर यहाँ का, तो आई थिंक तो अगर आप हिस्ट्री देख के चल रहे हो तो ऐसा नहीं सोचो यार कि हम बच जाएंगे या ये होगा। हम चाहते हैं यार एटलीस्ट स्टूडेंट सेफ हो, बाहर रह के कोई मतलब है नहीं, कैंपस में जितना देर रहो एंजॉय करो। एक और चीज़ है कि सीआरएफ में जो स्कॉलर्स की फैकल्टीज के थ्रू क्या होता है ना कि हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट को बुक करते हैं, हम लोग चाहते नहीं वो स्कॉलर इंड के थ्रू हो तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि स्कॉलर इंड के थ्रू रहेगा तो वो एटलीस्ट आप फिजिबल टाइम देके आप तुरंत कर लो, क्योंकि फैकल्टी समवॉट अवेलेबल नहीं होता है हर एक टाइम में, जिसके कारण ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और भी अगर जैसे बीटेक के लिए टेक फेस्ट है और भी उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम एक चीज़ रखना चाहते हैं कि पीएचडी के लिए पीएचडी फेयर हो, एटलीस्ट उसमें पीएचडी फेयर होगा तो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो अपना सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें और खास करके पेपर्स या कोई भी चीज़ें। आई थिंक आप लोग ज़्यादा अंडरस्टूडेबल हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और बाकी प्लेसमेंट वगैरह जो बोलते हैं ना एलुमनाई प्लेसमेंट एंड दिस एंड दैट की प्लेसमेंट नहीं मिला है, अरे यार अगर खुद से अगर पीएचडी अच्छे से करोगे ना, अच्छे टाइम से करोगे, अच्छे ईमानदारी से करोगे ना, तो प्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ होता क्या है ना कि एक तो खुद से टाइम पे कोई पीएचडी कंप्लीट करने के बहुत सारे रीजन है, फैकल्टीज, प्रेशर्स, ये वो, ठीक है। अगर टाइम से करो पीएचडी और ईमानदारी से करो ना, अगर बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे तो यार तुम्हें प्लेसमेंट तुम्हें नहीं लेने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें खुद ऑफर आएंगे बाहर से। आई थिंक मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, बाकी सब पॉइंट्स एज यूजुअल कॉमन है सबके में, बेस्ट रिलेटेड इश्यूज, बायोमेट्रिक। हाँ जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज बोलिए। ओके फाइन, थैंक यू फ्रॉम एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन।
क्वेश्चन यस सर प्लीज सर प्लीज गाइस प्लीज कीप साइलेंस You said that PhD अच्छा से करोगे तो प्लेसमेंट मिलेगा right? So don't you think all the IITs are making their placement and doing work in this type? Don't you think that we are not doing the PhD good? जस्टिफाई कर देता हूँ कि बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं कि वो बोलते हैं कि मैं कैसे बता रहा हूँ कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं राइट। आई थिंक पिछले 2 साल में जो रैंकिंग गिरी है कॉलेज की फ्रॉम सर्टेन रैंक टू सर्टेन रैंक्स नहीं कहानी पीएचडी की वजह से नहीं, इन्वॉल्वमेंट है पीएचडी का भी इन्वॉल्वमेंट है। क्यों इन्वॉल्वमेंट है? प्लेसमेंट से भी हिसाब से होती है तो सिर्फ आपको प्लेसमेंट चाहिए राइट। अरे सर हमको हटा लो और आईएसएम को बचा लो, यही करना है ना, वो हेड। लेकिन एक चीज हम बता रहे हैं, जो भी सीनेटर्स काम करेंगे ना तो अपने लिए काम करेंगे ना, दूसरों के लिए तो करते नहीं है। एग्जैक्टली सॉरी आप जितने भी सीनेटर्स है सबके लिए काम किया। सॉरी मेरे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, लेकिन आप मुझे हटा के ना ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जग जीत जाऊंगा या मैं जीत के बहुत बड़ा जग जीतने वाला हूँ या हार जाऊंगा तो मेरा नाम कोई आ जाएगा। आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट राइट। तो आई विल एंजॉय द थिंग्स इन द राइट इन द कैंपस। ओके थैंक यू फ्रॉम दैट माई साइड। ओके थैंक यू फ्रॉम दैट माई साइड। ओके बाय। Please don't do that. But okay, thank you from that my side. हाँ। क्या होता है कुछ लैब फैसिलिटीज में कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो पार्टिकुलर लैब है, अगर वो वहाँ के जो भी प्रोफेसर वो अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना चाहता है वो तुम्हारे क्या सोल्यूशन कैसे उसको टैकल करोगे? अगर वहाँ पर ऊपर से आ भी गया अगर जिस प्रोफेसर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो अगर वो परमिशन ग्रांट ना करे तो उसको टैकल आउट कैसे किया जाए राइट। तो अगर तो सेंट्रल फैसिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, एक बार में कोई एक चीज में बल्क में नहीं आ जाती है। ओके फाइन राइट आई गॉट इट। तो अगर हमको वो चीज को टैकल आउट करना है ना तो वैसे प्लीज कीप साइलेंस गाइस। तो हमारी एक चीज है मैं बता देता हूँ कि हमारे फैकल्टीज ग्रांट्स लिखते हैं। आई थिंक यू वेरी नो वेल ग्रांट्स, व्हाट इज ग्रांट्स आई थिंक वो नो जानते हैं। तो उस ग्रांट से थोड़ा कोई एक इक्विपमेंट्स आते हैं राइट, तो उस इक्विपमेंट्स वो ज़्यादातर वही हैंडल करते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप भी ग्रांट्स लिखना सीख जाए ना तो अगर इंस्ट्रूमेंट्स की एबिलिटी अगर जितना ज़्यादा रहेगी, जरूरी नहीं कि एक ही फैकल्टी के अंदर हो, टाइप ऑफ काइंड हो कि वो सब में जाए। पहले बोलना चाहेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है, बरसात हो रही है बाहर आप लोग देख रहे हैं। क्या हुआ? हाँ भाई बोल रहे हो कुछ, सुन लो पहले उसके बाद फिर बोल देना। तो मुद्दा सब लोग का सुन लिए, सबकी बातें भी सुन लिए। नाम अच्छा हाँ बहुत जरूरी है नाम बताना। क्यों बताना जरूरी है ये भी जान लीजिए, क्योंकि हमने फॉर्म फिल किया है, ऑनलाइन सब कुछ आ गया है, सब लोग सब कुछ देख चुके हैं।
कौन किसका किसका क्या क्या एजेंडा है, सबको पता है, सबको पता है ना। तो फिर हम लास्ट कैंडिडेट आ गए हैं और अपने जैसपर में आज तो ग्रैंड डिनर भी है, खाना खाने का टाइम है, सबको भूख भी लग रहा होगा। सोहेल भाई का बहुत सारी बातों का क्रेडिट सब लोग अपना अपना ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई? और पता है ये कागज में मैं कुछ लेके आया हूँ, ये क्या है पता है? अपने यहाँ 600 वोट्स है, 600 स्कॉलर जो वोट करने वाले 22 DR और 23 DR के, सबको पता है। ये 300 हैं जिनसे मैं पर्सनली मिल के आया हूँ या फिर मेरे दोस्त मिल के आए हैं। और आपको पता है बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग हर साल उठाते हैं और उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, पर जो बेसिक सा मुद्दा है, सबसे बेसिक क्या है? अपने सफायर हॉस्टल में आप लोग को पता है 6 महीने लोग खाना खाए हैं, उसके बाद इन लोग से बताया गया कि आप लोग ज़्यादा खाना खा लिए, एक्स्ट्रा पैसा पे करिए। इसका हिसाब कौन रख रहा था? सफायर हॉस्टल के बहुत सारे लोग उठ के चले गए, शायद उन लोग को इंटरेस्ट नहीं था सुनने में या पता नहीं क्या था। आशीष भैया थे बहुत पिछले साल, वो अगर सुनते तो हमको अच्छा लगता क्योंकि वो इनपुट दे सकते हैं हमको। अभी हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, हम लोग 5 साल रहने वाले हैं यहाँ पे, और हम लोग 5 साल रहेंगे तो जो भी सीनियर्स हैं, सेकेंड ईयर या फिर मैं बिल्कुल जूनियर और लास्ट कैंडिडेट, इसको मतलब हमको लगता है बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है सुनने में भी। देखिए जो मुद्दे वाली बात है, मुद्दा बिल्कुल बेसिक सा है, 2-3 चीज़ों का। पहला खाना, दूसरा पानी, खेलना और रिसर्च बढ़िया से करना, यही हम लोग को है करना यहाँ पे, और उसके अलावा तो और कुछ नहीं करना। अगर जैसे खाने का है, खाने का सब लोग को पता है कैसे कितना अच्छा खाना या फिर कितना खराब, जैसे जो भी मिलता है उसको रेगुलराइज करने के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि ये तरीका है। हम भी अपना एक तरीका रखते हैं। क्या तरीका है वो? बायोमेट्रिक सिस्टम लगाते हैं। हमारा पैसा कैसे आता है? हम जाके अटेंडेंस देते हैं तभी हमारा पैसा आता है, अदरवाइज हमारा पैसा कट जाता है। तो हम लोग खाना का जब भी खाएंगे तभी बायोमेट्रिक में पंच करके जाएंगे और हमारा पैसा कटेगा खाने का, अदरवाइज नहीं कटेगा। जो भी टेंडर लेने वाले लोग होते हैं वो लोग एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं और खाने का जो है सिस्टम चला देते हैं, सब लोग जानते हैं। तो अगर जो भी सफायर का प्रॉब्लम है, ये गर्ल्स हॉस्टल में भी है, वहाँ पे भी एक जगह मतलब एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं है कि किस हॉस्टल में हुआ है, बट वहाँ पे भी है कि उनसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा गया है। ये पहला खाने का हो गया। हाँ भैया बताइए, बोल रहे हैं आप। फिर दूसरा ये है कि अपने यहाँ हेल्थ सेंटर तो है, पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक डॉक्टर मिलेंगे जो कि आपसे बोलेंगे हाँ भैया ये लो पैरासीटामोल खाते रहो बहुत दिन तक। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग पैरासीटामोल खा के रिसर्च करते रहें तब तो अच्छी बात है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक जो भी हम लोग बीमार हो रहे हैं तो स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं वो लोग बैठें, शाम को बैठते हैं, वीकली में एक वीक में एक दिन बैठते हैं सभी डॉक्टर्स, बट उनका एटलीस्ट वीक में 2 दिन बैठे और मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम बैठे, और उस समय बैठे जिस समय बच्चों की क्लास नहीं होती, जैसे 6 to 8 या 6 to 9, जब हम लोग उनके पास जाके उनसे मिल सके। ये एक दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि अपने पास सैक तो है खेलने के लिए, बैडमिंटन कोर्ट है, सभी लोग जाते हैं सैक में खेलने, बैडमिंटन कोर्ट वेट करते हैं, पर हर हॉस्टल में सभी में बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल सब कुछ है, बट वो सब रिनोवेट नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत सीनियर भैया जो माइनिंग डिपार्टमेंट के हैं, उनका 5th ईयर PhD है, उनसे मैं मिला, वो जो है MTech भी यहीं से किए हैं और PhD 5th ईयर है, तो समझ सकते हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे 7-8 सालों से हैं। उन्होंने हमको बताया 3-4 साल पहले तक हमें बैडमिंटन खेलने का जो भी शटल कॉक है ये सब अपना हॉस्टल प्रोवाइड कराता था और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बट ये सब क्यों हो रहा है कि अपना इंस्टीट्यूट जो है रैंकिंग में भी गिरता जा रहा है और हमारे इंस्टीट्यूट को 100 साल पूरा होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सेनेट में ऐसे कैंडिडेट जाएँ जो पहली बात तो सेनेट में मीटिंग्स को अरेंज करें और उसमें रहें, ये बहुत जरूरी है रहना, क्योंकि अगर रहेंगे नहीं तो फिर कुछ होगा भी नहीं। भाई बोलो, कुछ बोल रहे हो? तो आप लोग वाइस
देखिए आप लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, समझ रहे हैं आप लोग, अगर ऐसे जैसे हम लोग नेता टाइप का वोटिंग कर देंगे तो वही लोग जाएंगे जो नेता बनेंगे और फिर उसके बाद कहीं नहीं पहुंचेंगे, समझ रहे हैं। अब आप लोग सवाल पूछिए, अब ज्यादा भाषण नहीं सुनाना है। हाँ भाई, कोई सवाल पूछना चाहता है? मतलब मेरे मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है, अगर उसमें बेसिक्स के जितने पॉइंट्स हैं उस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज। हाँ भाई पूछो, जरा भाई माइक पे बोल के पूछिए। छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा, थोड़ा गुजारिश करता हूँ दिल पे लेने का नहीं। तो आप बोले कि हमारा खाना अच्छा होगा, पीना अच्छा होगा, रहना अच्छा होगा, तभी कंफर्ट मिलेगा, तभी एक आदमी पढ़ाई कर पाएगा। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन निकालना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट अगर कंफर्ट जोन को चला जाएगा तो मेहनत करेगा कैसे, पढ़ाई कैसे करेगा वो? बहुत अच्छा था, बट मैं 75 kg का था जब ऐसा आया था, अभी 67 का हो गया हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि वैसे तुम्हारा वेट कम हो जाए और तुम रिसर्च करो तो तुम प्लीज करो। अब भाई तू आजा इधर आ, मैं फिर से बताता हूँ। मैं जब आईएसएम में एडमिशन लिया था जुलाई में, जब मैं आया था मैं 75 kg का था, अभी मैं 67 kg का हूँ। अगर